हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद संदीप। आज 11th क्लास सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसके अंदर हमें क्या बताया जाता है कि जो रेडिएशंस हैं उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं। मतलब वो किस नेचर की है, वेव नेचर की है। किस नेचर की, वेव नेचर की ओनली। उस वेव नेचर के बेस पे आप डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हो। डाइफ्रैक्शन क्या होता है कि जब किसी लाइट के पाथ में हम कोई ऑब्स्टेकल रख देते हैं तो लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय एन ऑब्स्टेकल। और इंटरफेरेंस क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी तालाब में एक कोई पत्थर फेंक दिया, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से एक पाथ बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपने क्या किया, इस साइड एक और पत्थर फेंक दिया, तो इस तरीके से वो पाथ भी फॉलो करेगा। तो इसकी वेव्स और उसकी वेव्स आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरफेयर हो जाएंगी, ठीक है। अब वेव के पास क्या होता है, एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। अगर इस वेव का क्रस्ट और इस वेव का क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर फॉल कर गए तो हम उस इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इस वेव का ट्रफ इस वेव के क्रस्ट के ऊपर फॉल किया, हम उसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो ये दोनों फिनोमिनास वेव नेचर से एक्सप्लेन हो सकते हैं, ठीक। हमें इनकी डिटेल नहीं पढ़नी यहाँ, हमें इतना पता है कि ये वेव नेचर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अच्छे से एक्सप्लेन हो जाते हैं। लेकिन ये जो फिनोमिनास है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं होते हैं। मींस ओनली वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। इसके लिए हमें वेव के पार्टिकल नेचर की भी नीड पड़ेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती क्या है कि जो लाइट है वो किस तरीके से फॉल कह लो या प्रोपेगेट कह लो, वो कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि वो कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करती है, कॉन्टिन्यूसली प्रोपेगेट करती है। ओके, अब कॉन्टिन्यूसली का मतलब क्या है कि अगर आप किसी लोहे की रॉड को गर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर जितना भी इंक्रीज होता जाए, जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए, उस रॉड का कलर चेंज नहीं होएगा गर्म करते टाइम। लेकिन ये हमें भी पता है कि कलर चेंज होता है। वो पहले गर्म करते ही पहले रेड हो जाएगी, फिर येलोइश होने शुरू हो जाती है, फिर थोड़ा व्हाइट हो जाती है और एंड में ब्लू हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि टेम्परेचर जितना भी राइज होता जाए उसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो रेड हो रहा है हीट करने पे तो वो रेड ही रहेगा, मतलब कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रही है लाइट। ये कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। लेकिन रियल में कंटिन्यूसली लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती। लाइट एब्जॉर्ब होती है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, जो किसने बताया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आइए पढ़ते हैं हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन या फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी गिवन बाय मैक्स प्लैंक इन 1901। 1901 के अंदर मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी। फर्दर इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन था वो था आइंस्टाइन का 1905 के अंदर। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट इस थ्योरी का क्या होगा कि कोई भी हॉट बॉडी है वो रेडिएशन एमिट करेगी डिसकंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली नहीं करेगी, डिसकंटिन्यूसली करेगी, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। हर एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे क्वांटा या क्वांटम। तो क्या होगा, ए हॉट बॉडी एमिट्स radiations not continuously but
discontinuously in the form of small packets of energy called quanta or quantum. Okay, energy of वन क्वांटम वो होगी E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है यहां पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पर सेकेंड नहीं है, ध्यान देना बच्चे बहुत गलती करते हैं, जूल पर सेकेंड लिखाते हैं, जूल सेकेंड। और अगर मैं सीजीएस यूनिट्स के अंदर लिखना चाहूं 1 जूल और 1 अर्क का क्या रिलेशन है? 1 जूल के अंदर होते हैं 10⁻7 अर्क्स। तो क्या बना? एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्क्स सेकेंड। ओके, ये सीजीएस यूनिट्स के अंदर बन जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी हॉट बॉडी है अगर वो रेडिएशन एमिट कर रही है वो कंटिन्यूसली नहीं करेगी, डिसकंटिन्यूसली करेगी, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, जिसको हम क्वांटा कहते हैं एक पैकेट को। और उस एक पैकेट की एनर्जी क्या होती है? इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। एच की वैल्यू ये है और सीजीएस यूनिट्स के अंदर ये है। अब ये डिसकंटिन्यूसली का मीनिंग क्या है कि कंटिन्यूस ना हो के डिसकंटिन्यूस होने का मीनिंग क्या है? देखिए, अगर कोई रेडिएशन इस तरीके से आप रिपीट कर बनाते हैं, ये है कंटिन्यूस उसका स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस इसका डायग्राम है, मींस कंटिन्यूसली एमिट हो रही है। लेकिन पैकेट्स की फॉर्म का मतलब क्या है? रेडिएशन का एक पैकेट इस तरीके से होगा, फिर एक आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा, क्लियर है ना? फिर एक। अब आपको पता है, और उसके अंदर रदरफोर्ड मॉडल के अंदर ये हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं। इसको और इसकी भी लिमिटेशंस थी, इसने हमें बताया नहीं था उन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के बारे में। वो किसने एक्सप्लेन किया? बोहर थ्योरी ने, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही आगे चल के बेस बनाएंगे किसका? बोहर एटॉमिक थ्योरी का। ओके, हाँ जी। तो मैं बात कर रहा था डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस की। अगर न्यूक्लियस के, ये हम न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं, इसके अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट है। अभी ये बोहर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन होगा। ओके, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इस हायर ऑर्बिट के अंदर जाना है, इसको सेकेंड ऑर्बिट के अंदर जाना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना। क्योंकि ध्यान दीजिए, पॉजिटिव न्यूक्लियस इसको क्या करके रखेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा। अब कोई चीज किसी ने अट्रैक्ट करके रखी है, उसको बाहर निकलना है तो एनर्जी तो निकालनी पड़ेगी। वो हो सकता है क्या करे? लाइट एब्जॉर्ब करे, रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, ठीक है? तो वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस मींस एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए या हायर स्टेट में जाने के लिए ओनली 1 क्वांटा की जरूरत पड़ेगी। 1 क्वांटा की नीड। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी लेता जा रहा है, एब्जॉर्ब करता जा रहा है, नहीं। इसको ओनली डिस्क्रीट कह लो या डिसकंटिन्यूस कह लो, एक ही बात है। तो इसमें क्या होगा? E इज इक्वल टू एच न्यू अगर हमने लिख दिया, ये हमने बनाई है एक रेडिएशन, ये कंटिन्यूस भी हो सकती थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ ये लिखा, इसका मतलब क्या है? एक क्वांटा आ रहा है, एक क्वांटम ऑफ एनर्जी, एक पैकेट ऑफ एनर्जी आ रहा है, जो इसको क्या करवा देगा? एक्साइट करवा के यहां पे भेज देगा। ओके, और अगर इसको वापस जाना है तो एमिट कर देगा जितनी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करी थी, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ये तो 1 फोटोन के लिए था। सेकेंड पॉइंट, द एनर्जी
of radiation is integral multiple of energy of वन क्वांटा। एक क्वांटा की जो एनर्जी है उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा टोटल एनर्जी एन एच न्यू। एन यहाँ पे क्या है, नंबर है, तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन हो जाएगा। ओके, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। आगे चल के आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर हम ये वन क्वांटा की बात कर रहे हैं तो इसी का ही एक और थर्ड पॉइंट बना देते हैं हम। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अकॉर्डिंग उसने क्वांटा को क्या नाम दे दिया था 1905 के अंदर, फोटोन का नाम दे दिया था। ठीक, तो एनर्जी emitted by a hot body in the form of photons की फॉर्म में एमिट होती है। ठीक, और बता भी दिया एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच न्यू। ओके, और ये भी बताया कि ये जो एनर्जी है एच न्यू ये किसके इक्विवेलेंट होती है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जो किसकी एनर्जी है, एक पार्टिकल की। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मतलब ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों सेम है। इट मीन्स कि जो रेडिएशन है उसका ड्यूल नेचर है, उसके अंदर वेव नेचर भी है, ये एनर्जी है फोटॉन्स, और उसका पार्टिकल नेचर भी है, तो ये एनर्जी होगी। ठीक, तो क्या हुआ, इट मीन्स रेडिएशन है ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर क्या क्या होगा उसका, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, क्या क्या हुआ उसका नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। हालांकि आगे चलकर इन दोनों इक्वेशंस को E इज इक्वल टू mc स्क्वायर एंड E इज इक्वल टू h न्यू, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर करके एक डी ब्रोगली इक्वेशन बना दी थी। ओके, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक, तो आइंस्टाइन ने क्या बताया कि जो हॉट बॉडी है वो रेडिएशन एमिट करती है, तो किसकी फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में। फोटोन और क्वांटा एक ही चीज है, एनर्जी भी उसकी कितनी ली, जितनी क्वांटा की थी, इज इक्वल टू h न्यू। ठीक, और पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, आइंस्टाइन ने बताया। अब अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसकी जो एनर्जी होती है उसमें हम एन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन नॉट एच न्यू। ठीक, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वन आइंस्टीन। वन आइंस्टीन क्या होता है, एन नॉट एच न्यू। ओके, अगर हम एक फोटोन की एनर्जी को एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाती है एनर्जी वन आइंस्टाइन। उसको फिर एक स्पेशल नेम दे दिया जाता है, वन आइंस्टाइन। तो अब कुछ रिलेशंस देख लेते हैं जो प्लैंक्स क्वांटम, ये 3 पॉइंट्स थे, इसके कुछ रिलेशंस देख लेते हैं हम। E इज इक्वल टू क्या आया, एच न्यू। C इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब यहां से E इज इक्वल टू एच न्यू, क्या बना, H।
यहां से c क्या बन रहा है, न्यू क्या बन रहा है, c बाय लैम्डा, यहां पुट कर देते हैं, क्या बनेगा hc बाय लैम्डा। ओके, और लैम्डा मींस वेवलेंथ किसके रेसिप्रोकल था, वेव नंबर के, और वेव नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से। रेसिप्रोकल है तो न्यू बार ऊपर आएगा। तो ये कुछ रिलेशंस हैं न्यूमेरिकल्स में, काफी हेल्प मिलेगी आपको इनसे, ठीक है, इनको याद रखना। Max Planck in 1900 proposed that radiant energy is emitted or absorbed discontinuously in the form of discrete packets or bundles of energy and not continuously. This is the first postulate of Planck's theory. Further, Planck called these discrete quantities or packets as quanta. Quantum is the smallest quantity of energy absorbed or emitted in the form of electromagnetic radiation. This means that the light radiations absorbed or emitted by atoms or molecules comprise a stream of quanta, but not continuous waves as shown. According to the second postulate, the amount of energy associated with the quantum of energy is proportional to the frequency of radiation. E is proportional to nu, or E equals h multiplied by nu, where E is the energy of the radiation, h is the Planck's constant 6.625 into 10 to the power of minus 34 joule/second. And nu is the frequency of radiation. To write this equation in terms of velocity and wavelength, substitute the equation 2 that nu is equal to c divided by lambda in the above equation. Hence, the resultant equation is E is equal to h multiplied by c divided by lambda. The third postulate says that the total amount of energy emitted or absorbed by a body will be a whole number multiple of quanta. That is, E is equal to n(h nu). This means that an atom or molecule can absorb or emit either one quantum of energy or any whole number multiple of quanta. Note that only certain values of energy are permissible. This is called the quantization of energy. Now let us solve a numerical problem based on Planck's equation. Calculate the magnitude of the energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is 4.96 multiplied by 10 raised to the power of 14 per second. The first step involves writing the expression for the energy associated with one photon, that is, E equals h nu. In the second step, let us substitute the values of h, that is, 6.626 multiplied by 10 raised to the power of minus 34 joule/second, and the given value of frequency, that is 4.96 multiplied by 10 raised to the power of 14 per second. On substituting and solving, finally, we get 3.286 multiplied by 10 raised to the power of minus 19 joules. The third step involves writing the expression to calculate the energy associated with 1 mole of photons. That is, E equals n(h nu). Here, n is equal to 1 mole, that is 6.023 multiplied by 10 raised to the power of 23. On substituting the value of n, h nu, in the equation and solving, we finally get E equals 19.788 multiplied by 10 raised to the power of 4 joule
per mole or 197.882 kilojoule per mole.